नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला की नेशनल असेंबली में संबोधन आज। भारतीय समुदाय के साथ बैठक और स्वागत समारोह में भी होंगी शामिल। बिहार में दूसरे दौर का चुनाव कल। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। सभी बूथों पर आज पहुंच जाएगी पोलिंग टीम। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में दिल्ली की अदालत में आज तय होगा आरोप। लालू परिवार के लिए मुश्किल भरा दिन। एमसीडी उपचुनाव ने दिल्ली में बढ़ाया सियासी पारा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। नामांकन का आज अंतिम दिन। और आकाश चौधरी ने क्रिकेट जगत में बनाया नया रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोके लगातार 8 छक्के। सिर्फ 11 गेंद में पूरी हुई हाफ सेंचुरी। सभी समाचार विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं, जिसके पहले चरण में वो अंगोला में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला की नेशनल असेंबली में एक महत्वपूर्ण संबोधन देने वाली हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगी और उनके साथ एक स्वागत समारोह में भी शिरकत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति दूसरे चरण में बोत्सवाना का भी दौरा करेंगी। आपको बता दें कि ये दौरा भारत और दोनों अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के बीच फलती फूलती ऊर्जा व्यापार साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में हैं और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्यात कर सकता है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर अंगोला ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने इस आधिकारिक यात्रा के दौरान अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेंगी, संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। मैं कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ आकाश पोपली, डीडी न्यूज़ अंगोला।
और रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होना है और इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। नए समीकरणों के लिहाज से दूसरा चरण बीजेपी और आरजेडी के लिए साख बचाने की चुनौती है। अमित शाह, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज नेताओं ने कई जिलों में रैलियां की। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं के तीखे राजनीतिक वार आज भी जारी रहे। दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा मतदान। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर अब सियासी रण की आवाजें थम गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण के मतदान ने देश को चौंका कर रख दिया। बिहार की जनता ने पहली बार रिकॉर्ड मतदान किया। अब बारी 20 जिलों की 122 सीटों की है, जहां 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दिन 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बिहार के वोटर्स करेंगे। एनडीए और महागठबंधन ने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे वे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनावी रण में 134 महिला, एक थर्ड जेंडर और 1167 पुरुष उम्मीदवारों समेत कुल 1302 उम्मीदवार हैं। इनके भाग्य का फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे, जिनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष तो 1 करोड़ 74 लाख महिला वोटर हैं। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 120 उम्मीदवार पहली बार चुनावी ताल ठोक रही जन स्वराज पार्टी ने उतारे हैं। आरजेडी ने 71, बीजेपी 53, जेडीयू ने 44, कांग्रेस ने 37, एलजेपी आरवी 15, सीपीआई एमएल 6, सीपीआई 4, वीआईपी के 7, हम के 6 प्रत्याशी, आरएलएम के 4 तो एआईएमआईएम ने 20 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 462 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का माना जा रहा है। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। किसका होगा बिहार? फिर से नीतीश के सर सजेगा ताज या तेजस्वी को मिलेगा 36वें जन्मदिन का उपहार? ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। फिलहाल पहले चरण के लिए हुए बम्पर मतदान ने सियासी दलों को खुश कर दिया है। अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग्स के जरिए मतदाताओं से मतदान की अपील की गई है। इस पेंटिंग्स को बनाने वाली छात्राओं से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार के चुनावी सफर में हम हैं मधुबनी में और मिथिला चित्रकला संस्थान में इस वक्त मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे लोक कला की। आज चुनावी बात नहीं होगी, लोक कला की बात होगी। ये जो पेंटिंग है जो आप लोगों ने बनाई है, आप तीनों ने मिलकर, क्या संदेश दे रही है? हम जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व छठ महापर्व, तो इसको आपने छठ महापर्व से जोड़ा है, लोकतंत्र के महापर्व को। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। इस पेंटिंग में के द्वारा यह बताया गया है कि जैसे बिहार में छठ महत्वपूर्ण है, ये हमारे बिहार का महापर्व में से गिना जाता है, वैसे ही लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन होता है। तो जैसे हम छठ में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हिस्सा अपनी भागीदारी उसमें व्यक्त करते हैं, वैसे ही इलेक्शन में भी हम अपनी भागीदारी व्यक्त कर सकते हैं। और ये मिथिला चित्रकला संस्थान में मधुबनी में एक और पेंटिंग है। छठ में लोग आए थे तो वो सब रुक गए वोट के लिए, जो भी बाहर से आए हुए थे या जो गांव में भी रहते हैं। यहाँ छठ पर्व खत्म होता है 27 से 28 को, यहाँ से पूरा वो श्रेणी जाता है और 11 को हमारे इधर हमारे मधुबनी जिला में
है मतदान, तो उसके लिए सब वहीं से लाइन बाय लाइन सब मतदान के लिए आ रहे हैं मतदान केंद्र में। बड़ा शानदार संदेश आप लोगों ने इस पेंटिंग के जरिए दिया है। वोटिंग है हम लोग का, तो वो दर्शाएं इस पेंटिंग के जरिए कि छठ जैसे महापर्व है वैसे वोटिंग भी एक महापर्व के तौर पे हम लोग मना सके और उसे मनाएं और अपना वोट दे और एक अच्छा सरकार बनाएं। बहुत खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है जिसमें ये छठ मनाते हुए लोग हैं और यहाँ से तारीख बताई गई 11 नवंबर को मधुबनी में मतदान होना है 10 विधानसभा में और ये मतदान केंद्र दर्शाया गया है। तो यानी जो भी जिन्होंने भी छठ मनाया है उत्साह से, वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। कि छात्राएं ये अपील कर रही हैं दूसरे चरण के मतदाताओं से कि वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें जिस उत्साह से छठ महापर्व मनाया गया है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मधुबनी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार के लिए आज मुश्किल भरा दिन रह सकता है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में सुनवाई होनी है और इस दौरान अदालत लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों पर कोर्ट आरोप तय कर सकती है। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ती या मुफ्त जमीन ली गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि जमीनें लालू यादव के परिवार या उनके करीबियों के नाम पर ली गईं। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है। अदालत ने इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाया जा सकता है। अगर अदालत आरोप तय करती है तो मामला ट्रायल चरण में जाएगा, जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। इससे पहले कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में 13 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए थे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज को-ऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये सहकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना है। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे।
कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी नवाचार बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह नई सहकारिता नीति का रोड मैप भी जारी करेंगे, जो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में सुधार और विस्तार की दिशा तय करेगा। इस नीति का लक्ष्य है सहकारी समितियों को मजबूत आधार देना, छोटे किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने जा रहे उपचुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और नाम वापस लेने के अंतिम तिथि 15 नवंबर है। एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले राजधानी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 12 वार्ड में से 8 जगह महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी के नेता शोएब इकबाल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शोएब इकबाल ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया। शोएब इकबाल ने इस्तीफे की जानकारी वीडियो जारी करते हुए दिया और कहा कि ये पार्टी की विचारधारा से वो तंग आ गए हैं और पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। शोएब इकबाल ने भविष्य में आम आदमी पार्टी से किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध नहीं रखने की बात कही। आज आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से और प्राइमरी सदस्य से अपना इस्तीफा और रिजाइन करता हूं। मेरी जितनी भी इनके साथ मामलात रहे उसमें मैंने देखा ये खरे नहीं उतरे और दिल्ली की जनता के लिए जो इनको अहम काम करने थे वो नहीं कर पाए। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और नीति से मैं तंग आकर आज मैं जो हूँ अपना त्यागपत्र मैंने भेज दिया है। अब मेरा कभी भी आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक, कोई लेना, कोई देना नहीं रहेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओडिशा में किसानों की आय वृद्धि, पोषण, सुरक्षा और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान मंडिया दिवस यानी मिलेट डे के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। इस दौरान मिलेट्स को प्रोत्साहन देने सहित इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में भी चर्चा होगी। कृषि मंत्री कटक जिले के सदर क्षेत्र का दौरा भी करेंगे और किसानों के साथ फील्ड विजिट और संवाद करेंगे। वो किसानों के अनुभवों और सुझावों को जानेंगे और केंद्र सरकार के कई कृषि कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति का अवलोकन भी करेंगे। मंत्री शिवराज सिंह ICAR CRRI आयोजित संयुक्त रणनीतिक बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें PM धन धान्य कृषि योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रुक करते अगली खबर का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है नीति, प्रगति और जनता परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल। CPI इंडिया रीजन जोन 3 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वे क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करके साझा समाधान तलाशते हैं। ये मंच आर्थिक विकास, नीतिगत मुद्दों जैसे विषयों को कवर करता है और पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत और एकजुट आवाज विकसित करने में मदद करता है। योगी सरकार अयोध्या के गुप्तार घाट के पास भव्य रामायण थीम पार्क का निर्माण करा रही है। पार्क में भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण और अंगद सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की विशाल मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। इसके साथ ही रावण की 25 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र होगी, जिसे राम रावण युद्ध मुद्रा में स्थापित किया जाएगा। श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीजों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है। यहाँ पे पार्क ये बनाया जा रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है।
सऊदी अरब ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के लिए 1,75,25 कोटे को मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री तौफिक बिन फवजान अल रबिया के साथ सफल द्विपक्षीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने साझा की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि ये भारत सऊदी अरब संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी चर्चाओं ने सभी हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और संतुष्टिदायक यात्रा सुनिश्चित की है। ये निर्णय दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रुक करते हैं असम का। यहाँ की सरकार ने रविवार को कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए हैं। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पोस्ट पर साझा की है। कैबिनेट के अहम फैसलों में राज्य में सीमित छूट के साथ बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने, असम की गौरव उमा छेत्री को उनके शानदार खेल प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करना शामिल किया गया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और मूल निवासी परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के फैसले भी शामिल हैं। और भारतीय सेना ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत रण और क्रिक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा का आयोजन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में तीनों सेनाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ ने भी भाग लिया। अभ्यास के दौरान नागरिक प्रशासन के सहयोग से स्थल, समुद्र और हवा में संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण और सत्यापन किया गया। अभ्यास के दौरान नए सैन्य ढांचे, उन्नत तकनीकों और अनुकूलनशील युद्ध क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया गया। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ की बिक्री पर करीब 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान से करीब 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को हटाया गया है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी और तब से सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुके सामान को बेचकर लगभग 4,100 करोड़ रुपए कमाए हैं। स्वच्छता अभियान के पिछले चरणों के दौरान 137 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया और 11,58,000 दफ्तरों की सफाई भी की गई। 3 वरिष्ठ मंत्री मनसुख मांडविया के राममोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे अभियान की निगरानी की है। ब्राजील की मेजबानी में बेलेम शहर में आज से जलवायु परिवर्तन पर 30वां सम्मेलन COP30 शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ब्राजील के बेलेम में आग्रह किया कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा अमेरिका दौरे पर हैं और यहां दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते सीरिया के राष्ट्रपति पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। हालांकि तब अल-शरा राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन आज वो राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। गुजरात के सूरत में रविवार को क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा गया। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना